हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का सेकंड पार्ट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। वी नो दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज़ एंड towns. A major component of this waste water is human excreta. The municipal waste is also called sewage. हमें पता है कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट वाटर जनरेट होता है हर दिन हमारे शहरों और कस्बों में। इसका मेजर कंपोनेंट ह्यूमन एक्सक्रीटा है और म्यूनिसिपल ये जो वेस्ट वाटर है इसे हम सीवेज कहते हैं। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर हैं, लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर हैं, माइक्रोब्स हैं और पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं। पैथोजेनिक मतलब बीमारी पैदा करने वाले पैथोजेंस माइक्रोब्स। Have you ever wondered where this huge quantity of sewage or urban waste water is disposed of daily? क्या आपने सोचा है कि कहाँ ये जो वेस्ट वाटर है हर रोज़ कहाँ डिस्पोज किया जाता होगा? दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज। सीधी सी बात है कि भाई नेचुरल वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स में तो ये डायरेक्टली नहीं छोड़ा जाता होगा क्योंकि पैथोजेनिक है, बीमारी पैदा कर सकता है। ऑल्सो किसान हो गए, वो अपने खेतों में भी इसे यूज़ कर रहे हैं, लोग इसे पीने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो डायरेक्टली तो नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, इसे ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में फिर ताकि ये कम पोल्यूटिंग हो जाए। ठीक, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज़ डन बाय हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज। सीवेज में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स जो उस अदर माइक्रोब्स को गिल कर दे, खा जाए, उनसे ये ट्रीट किया जाता है। 2 स्टेजेस में ये होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन से बड़े जो है पार्टिकल्स हैं उनको अलग किया जाता है। ठीक है, इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस इज़ रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से होता है पहले रिमूव। देन इस जो ग्रिट यानी कि और कचरा जैसे सॉइल मिट्टी है या फिर छोटे पार्टिकल्स हैं उनको सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूव किया जाता है। सेडिमेंटेशन आपने पढ़ा होगा पहले भी कि जो पानी होता है उसमें नीचे जो कचरा बैठ जाता है, काफ़ी देर तक हम जब उसे स्टिल छोड़ देते हैं तो नीचे बैठ जाता है कचरा, बाद में उसको रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज़ सेडिमेंटेशन। ठीक, सेडिमेंटेशन से रिमूव होता है ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड सुपरेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट। जो भी सॉलिड सेटल हुआ है ना नीचे उसे हम प्राइमरी स्लज बोल रहे हैं। ठीक है, और ये इफ्लुएंट बनाता है। द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज़ टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इफ्लुएंट क्या है वो देखिए। इफ्लुएंट मतलब जो पहले जो हमने वाटर ट्रीट किया ना उसका जो हिस्सा बच गया, बाकी का बचा हुआ वाटर हो गया, वो इफ्लुएंट है। ठीक, उसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ट्रीट किया जाता है बाद में। ठीक, जब प्राइमरी ट्रीटमेंट अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखो, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट इफ्लुएंट बच गया ना हमारा, इसे बड़े लार्ज एरेशन टैंक होते हैं उनमें पास किया जाता है, वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली एग्जिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज़ पम्प्ड इनटू इट। क्योंकि जो वेस्ट वाटर होता है ना, पॉल्यूटेड वाटर होता है, उसमें ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए उसमें एयर पास कराई जाती है ताकि माइक्रोब्स उसका अपना काम शुरू करें। This allows vigorous growth of useful aerobic microbes into flocs, masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh-like structures। मतलब ये जो एयर हम पास करवा रहे हैं इससे जो यूज़फुल माइक्रोब्स हैं हमारे एरोबिक माइक्रोब्स, ये इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक, फ्लॉक्स क्या होता है? फ्लॉक्स होता है बैक्टीरिया और फंगस की एसोसिएशन होती है। ठीक,
जो कि यूज़फुल होती हैं फॉर दिस ट्रीटमेंट। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent। ये जब ग्रो कर रहे होते हैं माइक्रोब्स, जो ज़्यादा तक ऑर्गेनिक मैटर है उसे ये कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इफ्लुएंट में से। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। जैसा कि मैंने बताया, BOD देखो क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब जितना पॉल्यूटेड जो उसका BOD है ना, ये ऑक्सीजन डिमांड इफ्लुएंट की वो कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पानी साफ़ होता चले जाएगा ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन घुल जाएगी, ठीक। BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। BOD क्या है, रेफर्स टू वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने में लग रही है 1 लीटर, 1 लीटर पानी में बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज करने में, ठीक। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज रिड्यूस। जब तक BOD ऑक्सीजन डिमांड कम नहीं हो जाती तब तक उसे ट्रीट किया जाता है उस वाटर को। बार बार में वो लोग चेक करते रहते हैं एक कुछ टाइम के बाद में कि BOD कम हुआ कि नहीं हुआ। कब BOD कम हो रहा है इसका मतलब पानी साफ़ हो रहा है, ठीक, इफ्लुएंट साफ़ हो रहा है। The sewage water is treated till the BOD is reduced. The BOD test measures the rate of uptake oxygen by microorganisms in a sample of water, and thus directly BOD is a measure of the organic matter present in the water। BOD टेस्ट किया जाता है रेट ऑफ ऑक्सीजन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं पर टाइम, वो होता है उस वैसे BOD चेक किया जाता है, ठीक है। BOD is a measure of organic matter present in the water. The greater the BOD of wastewater, more is its polluting potential। ये लाइन आपने याद रखनी है। हो जा भाई, क्या हो गया इसको, polluting potential कि BOD ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर का BOD जितना ज़्यादा होगा, पोल्यूटिंग पोटेंशियल यानी कि वाटर उतना ही पोल्यूटेड है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि BOD और ना इसकी फुल फॉर्म में ही क्या आ रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि BOD मतलब ऑक्सीजन डिमांड उसकी कम हो रही है, मतलब पानी साफ़ हो रहा है, ठीक, सीधी सी बात है। वंस द BOD ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, जैसे एक बार जब BOD कम हो जाता है, द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। जब ये BOD कम हो जाता है तब इफ्लुएंट क्या था हमारा, जो पानी हम ट्रीट कर रहे हैं ना, दैट इज़ इफ्लुएंट, उसे सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है ताकि जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स हैं, फ्लॉक्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जिसे फर्दर हम इनोकुलम की तरह यूज़ करते हैं, वो सेडिमेंट होने के लिए सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है। दिस सेडिमेंट इज़ कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। ये जो सेडिमेंट बचेगा फ्लॉक्स का, इसे हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व द एज द इनोक्यूलम। जो बाद में हमें और वाटर भी तो ट्रीट करना होगा, तो हम कहाँ से लाएंगे ये फ्लॉक्स, है ना। एक्टिवेटेड स्लज ये जो हमने बनाया नीचे जो रह गया था, इसे ही हम दोबारा इसके स्मॉल अमाउंट को हम एरेशन टैंक में भेज देंगे, ठीक, और वो इनोकुलम की तरह काम करेगा। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू द लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनारोबिक स्लज डिजास्टर्स। बाद में जो स्लज बच गया उसे पंप करके एनारोबिक स्लज लार्ज बड़े टैंक्स में भेज दिया जाता है, जिसे हम एनारोबिक स्लज डिजास्टर कहते हैं। ओहो, डिजास्टर बोले जा रहा हूँ, डाइजेस्टर है। एनारोबिक स्लज
डाइजेस्टर कहते हैं हम उसे। हेयर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो अनएरोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंगी इन द स्लज। बाद में जो अदर काइंड ऑफ उसके अंदर बैक्टीरिया हैं वो उस स्लज के बैक्टीरिया और फंगस को डाइजेस्ट कर लेगा। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेज सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये बैक्टीरिया उनको डाइजेस्ट कर रहे होंगे ना, फंगी और अदर बैक्टीरिया को, तब इसके दौरान गैसेस निकलती हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसेस से फॉर्म बायोगैस एंड कैन बी यूज सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट्स इनफ्लेमेबल। ये इनफ्लेमेबल होती हैं, इसलिए हम इसे बायोगैस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इन गैसेस को। ठीक, द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू नेचुरल बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। एन एरियल व्यू ऑफ सच अ प्लांट इज शोन इन फिगर 8.7। बाद में जो ये इफ्लुएंट बचेगा डाइजेस्ट करने के बाद में, है ना, तब इसे हम रिलीज़ कर देते हैं नेचुरल वाटर बॉडीज़ पे, नदियों में या फिर वाटर स्ट्रीम्स होगी उनमें हम इनसे रिलीज़ कर देते हैं। एक प्लांट का यहाँ पे पिक्चर दे रखा है। बड़े बड़े एयरेशन टैंक होते हैं ना, ऐसा बड़े बड़े होते हैं जिसमें इसे ट्रीट किया जाता है। यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले ए मेजर रोल इन treating millions of gallons of wastewater every day across the globe. This methodology has been practiced for more than a century now in almost all parts of the world. Till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage. कह रहे हैं कि आप देख सकते हो कि कैसे इतने सारे वेस्ट वाटर को, इतने सारा वेस्ट वाटर, ये मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स ट्रीट हो रहा है इनकी मदद से, और आज भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं और अब तक कोई इसके अलावा सीवेज को ट्रीट करने के लिए मेथड आया नहीं है। You are aware that due to increasing urbanization, sewage is being produced in much larger quantities than ever before. However, the number of sewage treatment plants has not increased enough to treat such large quantities. So, the untreated sewage is often discharged directly into rivers, leading to their pollution and increase in waterborne disease. कह रहे हैं कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, शहर में लोग पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सीवेज तो बढ़ रहा है लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बढ़े हैं अभी तक। इसीलिए काफ़ी सारा जो सीवेज है वो ऐसे ही बिना ट्रीट किए वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है, जिससे वाटर बोर्न डिजीज़ हो रही है, पानी से बीमारियां हो रही हैं और बहुत सारा पानी पल्यूट हो रहा है, जिससे एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है और हमें भी नुकसान हो रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लांट एंड यमुना एक्शन प्लांट। इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने गंगा एक्शन प्लान चलाया था, यमुना एक्शन प्लान चलाया ताकि नदियों को बचाया जा सके पोल्यूशन से। अंडर दीज प्लान्स it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the rivers. इसके तहत, इन प्लान्स के तहत काफ़ी सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने की बात कही गई है ताकि उन्हें ट्रीट करके ही डिस्चार्ज किया जा सके नदियों में। ए विजिट टू अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड इन एनी प्लेस नियर यू वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग एक्सपीरियंस। कह रहे हैं कि अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किसी में विजिट करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहेगा। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस पढ़ते हैं कि कैसे बायोगैस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं माइक्रोब से। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग predominantly methane produced by the microbial activity and which may be used as fuel.
बायोगैस में काफ़ी मिक्सचर्स होता है, गैसेस के काफ़ी सारे गैसेस होते हैं। ज़्यादा तक तो मीथेन ही होती है जिसे हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि माइक्रोब्स जब ग्रो करते हैं और मेटाबॉलिज्म जब उनका होता है तो एंड प्रोडक्ट में गैसेस रिलीज़ करते हैं। द टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। कि माइक्रोब्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन से तरह के माइक्रोब्स हैं, कैसी तरह के ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को वो यूटिलाइज कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि गैस कौन सी होगी। इन द एग्जाम्पल सिटेड in a relation to termination of dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced was CO2। हमने पहले पढ़ा कि फर्मेंटेशन ऑफ डो हो रहा है, चीज़ बना रहे हैं, बेवरेजेस बना रहे हैं, इसमें गैस रिलीज़ हो रही है CO2। However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce a large amount of methane along with CO2 and H2। हमने पढ़ा है कि कुछ जो बैक्टीरिया जो एनएरोबिक ग्रो कर रहे हैं, मतलब बिना एयर के सेलुलोजिक मटेरियल पे जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो वो लार्ज अमाउंट में CO2 और मीथेन और H2 रिलीज़ करते हैं। दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस। इन्हें हम कलेक्टिवली मिथेनोजेंस कहते हैं। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज़ मिथेनोबैक्टीरियम, और इस बैक्टीरियम का नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment। सीवेज ट्रीटमेंट जब कर रहे होते हैं तो anaerobic sludge हमने पढ़ा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, वहाँ पे ये हमने देखने को मिल जाते हैं। These bacteria are also present in the rumen, a part of stomach of cattle। जो गाय भैंसें होती हैं उनके पेट में भी ये बैक्टीरिया मिलते हैं। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the रूमन। काफ़ी सारा सेलुलोजिक मैटर क्योंकि उनके गट में प्रेजेंट होता है, उनके स्टमक में प्रेजेंट होता है ना कैटल के, इसीलिए ये बैक्टीरिया भी आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। इन रूमन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। ये बैक्टीरिया उनके डाइजेशन में भी मदद करते हैं कैटल्स के, और सेलुलोज को ब्रेक डाउन होने में भी मदद करते हैं। डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन आवर फूड। आप क्या सोचते हैं कि हमारे फूड में जो सेलुलोज होता है हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। दस द एक्सक्रीटा डंग ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर इन रिच इन दीज बैक्टीरिया। इसीलिए हम जो कैटल्स का डंग होता है, एक्सक्रीटा होता है, उसे हम गोबर कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे ये बैक्टीरिया मिलते हैं। डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस। और जो डंग है, वेस्ट है कैटल्स का, उसे हम बायोगैस के लिए भी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक 10 to 15 फीट डीप। बायोगैस प्लांट 10 से 15 फीट गहरा होता है। इन विच बायोवेस्टेज आर कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ डंग इज़ फेड। बायोगैस प्लांट में बायो वेस्ट होता है और जो गोबर वगैरह जो मतलब वेस्ट होता है ना, डंग वेस्ट, कैटल का वेस्ट, वो सब होता है। 10 से 15 फीट गहरा एक टैंक होता है, उसमें ए फ्लटिंग कवर इज़ प्लेस्ड ओवर द स्लरी। उस स्लरी पे एक कवर होता है विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज़ प्रोड्यूस्ड इन द टैंक ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। जैसे जैसे माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वैसे वैसे वो जो कवर है वो राइज करने लग जाता है। गैस इज़ प्रोड्यूस्ड इन द टैंक ड्यू टू, और गैस प्रोड्यूस होती है उस टैंक में। द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट which is connected into a pipe to supply biogas to nearby houses। जो बायोगैस प्लांट होता है उससे काफ़ी
पाइप कनेक्ट किए जाते हैं ताकि जो आसपास के घर हैं उस प्लांट के, उन्हें उसका यूज़ कर सके वो। द स्पेंट स्लरी इज़ रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज एज फर्टिलाइज़र। जो स्लरी बच जाता है, स्लरी बोल रहे हैं ये उसको, जो आपने पहले भी पढ़ा है कि जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होता है तो पानी तो रिलीज़ होता ही है ना, वही जो डंग से जो पानी रिलीज़ हो रहा होता है उसे स्लरी कहते हैं। द स्पेंट स्लरी इज़ रिमूव्ड, उसे रिमूव कर दिया जाता है स्लरी को, और एज अ फर्टिलाइज़र भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ायदे भी हैं इसके बायोगैस प्लांट के, है ना, और सीवेज ट्रीटमेंट के भी फ़ायदे हमने देख लिए। कैटल डंग इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन रूरल एरियाज़ वेयर कैटल आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। कैटल डंग बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिल जाता है रूरल एरियाज़ में, गाँवों में। सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज़, इसीलिए रूरल एरियाज़ में बायोगैस प्लांट ज़्यादा तो क्या मतलब देखने को मिल सकते हैं। द बायोगैस दस प्रोड्यूस्ड इन इज़ यूज़ फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। जो बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है वो हम कुकिंग और लाइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। द पिक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट इज शोन इन दिस फिगर। इसमें आपको इसकी पिक्चर देखने को मिल सकती है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agriculture Research Institute। बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्निक है ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च IARI ने डेवलप करी थी, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, खादी और जो विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ये जो है KVIC, इन्होंने दोनों ने मिलके डेवलप करी थी। If your school is situated in a village or near a village, it would be very interesting to inquire if there are any biogas plants nearby. Visit the biogas plant and learn more about it from the people who are actually managing it। कह रहे हैं कि आप अगर किसी गांव में पढ़ रहे हैं, गांव में आपका स्कूल है, तो आप वहाँ पे कोई बायोगैस प्लांट अगर हो तो वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ जो उसे मैनेज कर रहा है उससे विज़िट मिल सकते हैं ताकि आपको और नॉलेज मिल सके। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट पढ़ते हैं। बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। बायो कंट्रोल हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? वो बायोलॉजिकल मेथड जिससे हम पौधों में पेस्ट और बीमारियां रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम बायो कंट्रोल कह रहे हैं यहाँ पे। इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स, बाय यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। मॉडर्न सोसाइटी में अगर देखें तो ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रही हैं क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स अलाइक। ये जो टॉक्सिक हैं केमिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एनिमल्स के लिए, हम ह्यूमन बींग्स के लिए, एंड हैव बीन पोल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट, और ऑल्सो हमारी इन्वायरमेंट को भी ये पोल्यूट कर रहा है। वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी सब ये पोल्यूट कर रहे होते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप प्लांट्स। Our soil is also polluted through our use of weedicides to remove weeds। वीड्स को रिमूव करने के लिए जो हम वीडिसाइड यूज़ कर रहे हैं उससे भी हमारी मिट्टी पोल्यूट हो रही है। आपने घरों में, शहरों का तो पता नहीं, गाँवों में तो सुनने को मिल जाता है कि आजकल का खान पान वैसा नहीं रहा है जो पहले था, पहले जितना शुद्ध था, अच्छा था, ऐसे बोलते हुए मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल इतने सारे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, इससे नुकसान तो हो ही रहा है ना। इससे हमारी मिट्टी पोल्यूट हो रही है, हमारा पानी भी पोल्यूट हो रहा है, तो नुकसान तो इसके है ही। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़। कैसे हम बायोलॉजिकली इन्हें पेस्ट को, बीमारियों को और पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemicals।
कह रहे हैं कि हम नेचुरल जो तरीका है वो अपना के भी इन्हें रिमूव कर सकते हैं, केमिकल्स की बजाय कंट्रोल कर सकते हैं। ए की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज़ दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। द मोर वैरायटी ए लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबिलिटीज़। जितने ज़्यादा लैंडस्केप होगा उतनी सस्टेनेबल रह पाएंगे। आजकल ऐसा चल रहा है। द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स ऑन क्रिएट ए सिस्टम वेयर द इंसेक्ट्स दैट आर समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड। ऑर्गेनिक फार्मर अब भी कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसेक्ट को, पेस्ट को कंट्रोल कर सके नेचुरल मेथड से, बट इंस्टेड आर kept at manageable levels by a complex system of checks and balances within a living and vibrant ecosystem. Contrary to the conventional farming practices, which often use chemical methods to kill both useful and harmful forms indiscriminately. मतलब जो केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं वो हार्मफुल जो बैक्टीरिया उनको तो ख़त्म कर ही रहे हैं, लेकिन जो यूज़फुल बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है इससे। दिस इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच दैट सीक्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द myriad ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कंस्टिट्यूट द फील्ड फोना एंड फ्लोरा। ये फोना और जो फ्लोरा यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स सब इनको नुकसान पहुंचा रहा है। इनके इंटरेक्शन को भी हम समझ सकते हैं। द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड्स द व्यू दैट द इरेडिकेशन ऑफ द क्रिएचर्स दैट आर ऑफन described as pest is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predatory and parasitic insect which depend upon them as food or host would not be able to survive. ऑर्गेनिक फार्मर का मानना है कि जो क्रिएचर्स हमारे लिए यूज़फुल नहीं है ना, जो पेस्ट हो गए, पेस्ट हम किसे कह रहे हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हम नहीं चाहते कि वो पैदा हो क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो हमारी फसल को ख़राब कर रहे हैं, नुकसान ही वो हमें पहुंचा रहे हैं। डिपेंड अपॉन दैम एज फूड और होस्ट would not be able to survive. Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. जो प्रीडेटर है ना, पैरासाइट्स हैं, वो भी उन पेस्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। काफ़ी सारे प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स उन पेस्ट पे डिपेंड होते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए केमिकल्स का टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं इनकी डिपेंडेंसी कम हो सकती है। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज़ टू बिकम फेमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म्स दैट इनहिबिट द फील्ड। बायोलॉजिकल फार्मिंग को अप्रोच हम कर सकते हैं जो वेरियस लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो पेस्ट हो गई, चाहे वो वीड होगी, उससे उनको हम जान करके बायोलॉजिकल फार्मिंग को अप्रोच कर सकते हैं। प्रीडेटर्स एज वेल एज पेस्ट एंड ऑल्सो देयर लाइफ साइकिल्स। प्रीडेटर्स हो, पेस्ट हो, हम उन सब की लाइफ साइकिल्स को जान के, पैटर्न्स ऑफ फीडिंग, वो कैसे फीड कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसको जान के, कैसे उनका हैबिटेट है, उनको जान करके हम बायोलॉजिकल फार्मिंग को अप्रोच कर सकते हैं। दीज विल हेल्प डेवलप अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल। इससे हम बायो कंट्रोल का सही मीनिंग समझ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। द वेरी फेमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, द लेडी बग एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज। जो लेडी बर्ग है, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज, ये यूज़फुल है एफिड्स और मच्छरों को भगाने के लिए। इससे क्वेश्चन भी बनता है, लेडी बर्ड किस रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो लेडी बग किसको
हटाने में काम करती हैं, एफिड्स को, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटोज़ को, मच्छरों को खाते हैं, ठीक। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई फ्लाई caterpillars is the bacteria Bacillus thuringiensis, often written as BT. बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को हटाने के लिए बैक्टीरिया काम करता है, बैसिलस thuringiensis BT. These are available in scats as dried spores which are mixed with the water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas and fruit trees. फ्रूट ट्रीज पे ही कैटरपिलर्स ज़्यादा लगते हैं क्योंकि उनके पत्ते मीठे होते हैं, ठीक है। तो ये ड्राइड फॉर्म में, स्पोर्स की फॉर्म में मिल जाते हैं, जिससे पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ये इनको हम हटा सकते हैं, कैटरपिलर्स को और लार्वा को। वेयर दीज आर ईटन by the insect larvae in the gut of the larvae, the toxin is released and the larvae get killed. ये जो लार्वे हैं इनकी गट में जा कर के वो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं और वो मर जाते हैं। द बैक्टीरियल डिजीज़ विल किल द कैटरपिलर्स, वो डिजीज़ कॉज करते हैं बैक्टीरिया उन कैटरपिलर्स में, उनको किल कर देते हैं, बट लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड, और जो इंसेक्ट हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये इसका एक फ़ायदा हो गया। Because of the development of methods of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced B. thuringiensis toxin genes into plants. पिछले एक डिकेड में, पिछले 10 सालों में जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप हुई है, जिससे जो है B. thuringiensis बीटी है, इसे प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि पेस्ट आए ही ना, हमें वो स्प्रे ही ना करना पड़े। सच प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट उस पर अटैक नहीं करेंगे। बीटी कॉटन इज़ वन सच एग्जाम्पल, बीटी कॉटन इसका एग्जाम्पल है, विच इज़ बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, कुछ राज्यों में हमारे देश के ये यूज़ होता है बीटी कॉटन। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 10, 10वें चैप्टर में आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप फॉर यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इन द फंगस ट्राइकोडर्मा। प्लांट्स की बीमारियां ट्रीट करने के लिए फंगस ट्राइकोडर्मा भी यूज़ किया जाता है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग फंगी दैट आर वेरी ऑफन इन द रूट इकोसिस्टम। ट्राइकोडर्मा एक स्पीशीज़ फ्री लिविंग फंगस स्पीशीज़ है जो कि रूट्स में होती हैं। दे आर इफेक्टिव बाय कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। काफ़ी सारे पैथोजेंस को ये कंट्रोल करता है, उनके लिए इफ़ेक्टिव है। Baculoviruses are pathogens that attack insects and other arthropod. बैक्यूलोवायरस जो है एक पैथोजन है जो कि इंसेक्ट्स और जो आर्थ्रोपोड हैं उन पे अटैक करता है। द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरसेस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। काफ़ी सारे बैक्यूलोवायरस जो हैं यूज़ किए जाते हैं बायो कंट्रोल एजेंट के लिए, उसका एक जीनस बता रखा है न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। दीज viruses are excellent candidates for species specific narrow spectrum and insecticidal application. They have been shown to have no negative impacts on plant. इससे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है प्लांट, मैमल, बर्ड्स, फिश और जो अदर इंसेक्ट हैं, यूज़फुल इंसेक्ट हैं, उन पे कोई नुकसान नहीं होता है इससे। दिस इज़ स्पेशली डिज़ायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व टू एड इन ऑल और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रोग्राम और व्हेन एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इज़ बीइंग ट्रीटेड। ये स्पेसिफिक बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं वो कंजर्व कर रहे हैं पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत
जो अच्छे इंसेक्ट्स हैं, बेनिफिशियल है, हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, उनको प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक, व्हेन एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड। Microbes as biofertilizers. With our present day lifestyles, environmental pollution is a major cause. बायो फर्टिलाइज़र की तरह कैसे माइक्रोब्स को यूज़ कर सकते हैं वो पढ़ते हैं। हमारे आजकल प्रेजेंट डे लाइफ में इन्वामेंटल पोल्यूशन बहुत एक कंसर्न है आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा भाई। द यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली। केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गई हैं एग्रीकल्चरल के लिए, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ऑफ कोर्स वी हैव नाउ रियलाइज्ड दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड देयर इज़ अ लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग द यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। कह रही कि आजकल तो हमें पता चल गया है इसके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। किससे? केमिकल फर्टिलाइज़र के ज़्यादा यूज़ करने से, इसीलिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच कर जाना चाहिए। बायो फर्टिलाइज़र्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट, बायो फर्टिलाइज़र वो ऑर्गेनिज़म है जिसमें न्यूट्रिशन क्वालिटी मिट्टी में बढ़ती है। द मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइज़र्स आर बैक्टीरिया, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया। मेन सोर्स क्या है बायो फर्टिलाइजेशन का? बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया। यू हैव स्टडीड अबाउट द नोडल्स of the roots of leguminous plants formed by the symbiotic association of rhizobium. राइजोबियम के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा कि जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं, चने हो गए, ये सारे प्लांट्स हैं, चने और दाल वाले प्लांट्स, इनमें इनकी नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं मिट्टी के लिए। किसके लिए? नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए। ठीक, विच इज़ यूज बाय द प्लांट एज न्यूट्रेंट, और प्लांट की न्यूट्रेंट में भी यूज़ होते हैं। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल, एग्जाम्पल्स एजोस्पाइरिलम एंड एजोबैक्टर। और जो बैक्टीरिया हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं। उन्हीं के एग्जांपल हमें दे रखे हैं, एजोस्पाइरिलम और एजोबैक्टीरिया। दस एनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, सॉइल में भी नाइट्रोजन को बढ़ा देते हैं। फंगी आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स, माइकोराइजा। फंगस को भी हम जानते हैं क्योंकि वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, हमने पढ़ी है। मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोम्स फॉर्म माइकोराइजा। ग्लोम्स जीनस के काफ़ी सारे मेंबर माइकोराइजा बनाते हैं। द फंगल सिम्बायोट इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब्स फॉस्फोरस फ्रॉम अ सॉइल एंड पासिस इनटू इट टू द प्लांट। फंगल सिम्बायोट है, फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट में इसको भेज देता है। प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट्स ऑल्सो। ये जो एसोसिएशन होती है ना जिन प्लांट्स में, उनके और भी काफ़ी फ़ायदे हैं, सच एज रेजिस्टेंट टू रूट बोर्न पैथोजेंस, जैसे कि जड़ों में जो पैथोजेंस हो जाते हैं उनसे भी बचता है। टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है या फिर काफ़ी स्लाइनी, मतलब नमक कंटेंट ज़्यादा है किसी मिट्टी में, है ना, उससे भी टॉलरेंट की क्षमता उसे देता है। एंड एन ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी मदद करता है। कैन यू टेल व्हाट एडवांटेज द फंगस डिराइव्स फ्रॉम दिस एसोसिएशन? क्या आप बता सकते हैं इस एसोसिएशन से क्या कौन से फ़ायदे होते हैं? हाँ, यहाँ पे फ़ायदे ही पड़े और क्या पढ़े थे। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? बैक्टीरिया के बारे में, फिर हमने यहाँ पे फंगस के बारे में पढ़ा है।
अब हम पढ़ रहे हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में, जो कि ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब है। वाइडली यूज़ किया जाता है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। एग्जाम्पल एनाबेना, नोस्टॉक और ओसिलेटोरिया एट्सेट्रा। पैडी फील्ड्स, धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया बहुत यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स ब्लू ग्रीन एल्गी भी फर्टिलिटी बढ़ाती हैं सॉइल की। करंटली इन आवर कंट्री ए नंबर ऑफ biofertilizers are available commercially in the market and farmers use these regularly in their fields to replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizer। आज के टाइम पे काफ़ी सारे बायो फर्टिलाइज़र्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं और फार्मर्स इसे यूज़ करते हैं अपने फील्ड्स में मिट्टी की न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने के लिए, और इससे केमिकल फर्टिलाइज़र्स की डिपेंडेंस भी कम हो रही है। तो दिस वाज आवर चैप्टर, कंप्लीट हो गया भाई। समरी ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जो चैप्टर में पढ़ा उसी वही है इसमें भी। और ये जो एग्ज़ाम्पल्स हमने पढ़े हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।